गुरुजी, कहते हैं आपकी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है। मेरे लिए देख लीजिए, क्या मेरी वो बूढ़ी चुड़ैल सच में कुछ भी नहीं लेकर जा सकती है? मेरी छोटी प्रेमिका बेचैन हो रही है। हाँ हाँ हाँ। यह विच्छेद ताबीज है। बस एक हफ्ते में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहे? शुक्रिया गुरुजी। अभी भी लोगों को ठग रही हो? वो तुम्हारा विच्छेद ताबीज उसे कंगाल कर देगा। गुरुजी, आपने नहीं देखा उसके चेहरे का वो भाव? अपनी आज्ञाकारी पत्नी को छोड़कर और उसके पैसों के लिए साजिश रच रहा है। मैं तो बस उसे उसकी अपनी ही दवा का स्वाद चखा रही थी। तुम नटखट हमेशा मुसीबत खड़ी करती हो। अब तुम्हारे पास बस 1 महीना बचा है, 20 साल होने से पहले। हाँ हाँ। 20 साल होने के बाद तुम्हारा जीवन काल तेजी से खत्म हो जाएगा। मेरा जीवन काल खत्म हो जाएगा? क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊंगी? अंधे बूढ़े, मैंने अभी तक जिया भी नहीं। और सोचो तो मैंने तुम्हें अपना गुरु माना था। इतना बड़ा मामला तुमने मेरे मरने तक क्यों नहीं रुका मुझे बताने के लिए? एक तरीका है शाप तोड़ने का। है? तुम्हारा सच्चा जीवन साथी एकाकीपन का तारा लेकर आता है। साथ में तुम आपसी सुदृढ़ीकरण और निष्प्रभावीकरण करते हो। 1 महीने के भीतर अगर तुम उसके साथ सो जाओ तो शाप हट जाएगा। सच में? बिल्कुल सच है। एक साथ सोना का क्या मतलब है? वो दुनियावी चीज है जो मर्द और औरत करते हैं। सोना वो एक साथ सोने वाली चीज। हाय। मैं समझ गई। गुरुजी, वक्त बर्बाद नहीं करना। आपकी शागिर्द को जाना होगा। रुको, मैंने तुम्हारे लिए हिसाब लगा लिया है। इस तस्वीर में जो आदमी है वही तुम्हारा नियति का साथी है। चिंता मत करो गुरुजी, मैं जरूर उसके साथ सोऊंगी। ग्रेड में बाद में। ये डरपोक जो जिंदगी से चिपकी हुई है अब जाकर एक साथी पा ले। मैं तुमसे एक बार पूछता हूँ, कौन है वो जिसने तुम्हें मेरे बगल में तिल के तौर पर लगाया? श्रीमान जयंत, मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया। मेरी वफादारी बिल्कुल पक्की है श्रीमान जयंत। श्रीमान जयंत मत करें। श्रीमान जयंत, सच में मैं नहीं था। श्रीमान जयंत, मुझे फंसाया गया है। श्रीमान जयंत। दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में तुम किसी को परेशान करने की हिम्मत करते हो? मैं कुछ इंसाफ करूंगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं किस चीज की बनी हूँ। श्रीमान जयंत, सच में मैं नहीं था। श्रीमान जयंत। रुको। अपने काम से काम रखो। मेरा नियति का साथी वही है, बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी से छेड़छाड़ करने की? अरे तुम वहाँ मेरे साथ सोना चाहोगे? वाह, तुमने अभी क्या बकवास कहा? अरे मेरे साथ सोना चाहोगे? बस एक बार, बस इतनी ही जरूरत है मुझे। अरे इस पागल औरत को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मैं कोई पागल औरत नहीं हूँ। मैं उसकी औरत हूँ। देखो, इस तस्वीर में जो आदमी है वह मेरा सच्चा जीवन साथी है। वह तुम हो, है ना? श्रीमान जयंत, सच में तुम ही हो? नहीं हो सकता। यह तो बस एक पेंटिंग है। इससे क्या साबित होता है? अभी भी यकीन नहीं? जयंत 30 साल के, 3 साल की उम्र में माँ खो दी, अकेला बचपन बिताया, पक्षपाती पिता, दुष्ट सौतेली माँ, दोहरे चेहरे वाला छोटा भाई और एक ठंडा दिल। किस्मत से तुम्हें तुम्हारे दादा ने पाला। तुमने वर्मा समूह विरासत में पाया। क्या मैं सही हूँ? हम मेरी जांच कर रही हो? ऐसी मामूली बातें जांच की जरूरत नहीं। एक जल्दी सा भविष्यफल और सब पता चल जाता है। इस पूरे इलाके में मैं दूसरी सबसे मशहूर मास्टर ज्योतिषी हूँ। अच्छा हाँ, पहले नंबर पर मेरे गुरुजी हैं। वे मुझे टॉप पर नहीं आने देते। कोई बात नहीं श्रीमान, हालांकि तुम थोड़े उम्रदराज हो। ओह, इस बात को लेकर असुरक्षित मत होना। मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस करो, नाटक बंद करो। तुम्हें लगा है ये सस्ती चालें तुम्हें हमारे सीईओ के करीब ले जाएंगी? सुरक्षा, इसे यहाँ से निकालो। अरे
रुको, ठीक है, मेरी बात मत मानो, बस मुझे तुम्हारे साथ एक बार सोने दो, एक बार, बस इतनी ही मांग है मेरी। यहाँ एक जान दांव पर लगी है। मैं सच में तुम्हारी नियत पत्नी हूँ। नाम में तुम्हारी एक मंगेतर हो सकती है, लेकिन आज तुम उससे नाता तोड़ दोगे। ठीक है, फिर मैं सोऊंगी ही नहीं। इतनी बुराई क्यों? मेरी बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। रुको, मेरे पास बस 1 महीना बचा है। अगर मैं उसके पछताने का इंतजार करूंगी तो मेरी खैर नहीं। बिल्कुल नहीं श्रीमान, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। मेरा इंतजार करना। सुनो, क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ? नहीं नहीं, आप बूढ़े नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। श्रीमान जयंत, आपको उस पागल की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से आप अभी अपने पूरे जोश में हैं। यह विषैला परजीवी किसी भी पल मेरी जान ले सकता है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त बचा है। पूरे जोश में। श्रीमान जयंत, कृपया उम्मीद न छोड़ें। श्रीमान अर्णव ने $10 मिलियन का इनाम रखा है और उस दिव्य भविष्यवक्ता को ढूंढने के लिए लोग भेजे हैं। कहते हैं कि जब भविष्यवक्ता कोई मामला लेते हैं तो ऐसा कोई रोग नहीं जिसे वे ठीक न कर सके। वह दिव्य भविष्यवक्ता अपरंपार है, उनका पता लगाना मुश्किल है। मुझे तो वह यह डर है, अपना दरबान की अपरम की दबाव है कि मैं तब तक टिक नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा श्रीमान जयंत। अगर हमें वह चमत्कारिक व्यक्ति नहीं मिला तो मैंने सुना है उनकी एक शिष्या है। अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो आपका रोग जरूर ठीक हो जाएगा। ऐसी ही उम्मीद है। ओह श्रीमान जयंत, वह तिल अभी भी यह बताने से इनकार कर रहा है कि इसके पीछे कौन है। अब हम क्या करें? उसे सरिता ने भेजा था। कुमारी सरिता? लेकिन वह तो आपकी मंगेतर हैं श्रीमान जयंत। श्रीमान जयंत, आप यहाँ कैसे? सरिता कहाँ है? कुमारी सरिता, वह बाहर गई है, वह घर पर नहीं है। माफ कीजिए, टोक रहा हूँ, बोलिए। अरे जयंत, मत जाइए, बात वह नहीं है। घिनौना। कृपया बस मुझे माफ कर दीजिए, बस इस एक बार। मैं आपको माफ करता हूँ। आपको मेल मॉडल्स की बात पर गुस्सा नहीं आ रहा? जो भी आपको खुश रखे। बाहर ठंड है, अच्छे से कपड़े पहन लो। नाउ। आपके आदमी, उन्हें कसकर रखो। उन्हें इधर उधर भटकने मत दो, उन जगहों पर जहां उनका कोई काम नहीं। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो जो दफन होगा वह शायद वह न हो जिसका तुम सोच रही हो। जूलियन वेन्स, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? दिन भर उन चश्मों के पीछे छिपे रहते हो, रहस्यमय बनने का नाटक करते हो। तुम एक राक्षस हो। बस अगर तुम में दम है तो ये कमबख्त चश्मे उतार दो। चूंकि तुम मेरी इतनी कदर नहीं करते तो सगाई तोड़ दो। पक्का? अगर श्रीमान अर्णव को पता चला तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। वह मेरे साथ सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। जायंत, रुको, मत जाओ। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मेरा मतलब सगाई तोड़ना नहीं था। जायंत। श्रीमान जयंत, वह सरीना, जो उसने कहा उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब, आप असल में बहुत हैंडसम हैं। अगर वह चोट न लगी होती। बस करो, यह तो बस ऊपर का है। समझ गया, लेकिन अचानक सगाई तोड़ना। श्रीमान अर्णव को हम यह कैसे समझाएंगे? क्या हम उन्हें बताएंगे? हम इसे अभी दादाजी से छुपाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना। तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम तो बहुत तेज जा रहे थे। मैं कैसे तुम्हारा पीछा करती? मैंने खुद ही पता लगाया भविष्यवाणी से। हालांकि कागजों पर तुम्हारी एक मंगेतर है। आज तुम उससे संबंध तोड़ने वाले हो। मेरी जांच करना, वह तो है, संस्कार, का, मार, ना, एक्स, मार, ना। लेकिन वह कैसे जान सकती है कि सरिता और मैं आज संबंध तोड़ेंगे? आखिर उसे चाहिए क्या? अगर तुम चीजों का इतने सटीक अनुमान लगा सकती हो तो मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ आज तुम्हें लोगों को ठगने से रोकने के लिए? उफ, एक भविष्यवक्ता अपना भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं तुम मेरे नियति के साथी हो। इसलिए मैं यह दांव लगा रही हूँ कि यह हाथ बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं दांव लगाता हूँ कि अगली बार जब तुम मुझे देखोगी तुम्हारा हाथ तुमसे विदा ले लेगा। मजबूत जबड़ा, तेज नजर, सीधी नाक और पतले होंठ, क्लासिक कठोर दिखावा लेकिन नरम दिल।
मैं इस पर एक पल भर भी विश्वास नहीं करती। मेरे करीब आकर तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। आईसी, उठो। तुम्हारी उम्र भी है क्या? हैं? एक और महीने में मैं 20 साल की हो जाऊंगी। सुनो, मेरे पास समय नहीं है किसी बच्चे के साथ खेलने का। जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। मैं 20 साल से ज्यादा जी नहीं पाऊंगी। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि मेरी कुंडली में एक अभिशाप है। 20 साल होने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। तुम ही एक हो जो मुझे बचा सकते हो। मैं? हाँ, तुम्हारे पास एकाकीपन का तारा है और वह मेरे साथ आपसी सुदृढ़ीकरण और निष्प्रभावीकरण करता है। अगर हम एक साथ सोएं तो यह अभिशाप तोड़ सकता है। यह तो बस अंधविश्वासी बकवास है। ठीक है, अगर तुम सच में नहीं चाहते तो मुझे तुम्हें इसमें मजबूर नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे माता पिता नहीं है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे गुरुजी ही मेरी परवाह करते हैं। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं बस घर जाऊंगी और मरने का इंतजार करूंगी। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। पहले उसने मेरा पीछा किया और जांच की। अब उसने ऐसा बेतुका झूठ गढ़ा है। उसे वास्तव में क्या चाहिए, उसे पास रखना ही बेहतर होगा। इस तरह मैं उससे तुरंत निपट सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सर, आप सबसे बढ़िया हैं। मुझे पता था कि आप मेरी मदद करेंगे। तुम क्या कर रही हो? तो चलो अभी चलते हैं। चलो। तुम कितनी आगे हो? हम बस एक साथ सोएंगे, बस इतना ही। वह एक बड़ा आदमी है। वह इतना हिचकिचा क्यों रहा है? जयंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बुजुर्ग की पीठ पीछे जाकर सगाई तोड़ने की? मैं शादीशुदा हूँ दादाजी। ठीक है, आप दोनों प्यार करने वालों, थोड़ा और पास आ जाओ। मुस्कुराओ। क्या बकवास है? क्या यह तुम्हारा ही आइडिया नहीं था कि हमें बस विवाह लाइसेंस प्राप्त करना है? तो चलो अभी करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर एक शर्त है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। एक्स। शादी करना? अरे छवि, देखो श्रीमान जयंत के बारे में। वह थोड़े पुराने विचारों के हैं। वह पहले शादी करने और विवाह लाइसेंस प्राप्त करने पर जोर देते हैं और फिर खैर। सच में? फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो शादी करने चलते हैं इसी वक्त। समय पर ध्यान दो और इधर उधर देखना बंद करो। 1 मिनट रुको। हमें फिर से क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? समय कम है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। हम देरी नहीं कर सकते। हर पल मेरी जान को और खतरे में डाल रहा है। चलो भी। पर इसी वक्त नहीं। खैर, क्या तुम बदसूरत हो या कुछ और? क्यों? तुम शेड्स क्यों पहने रहते हो? छवि, यह श्रीमान जयंत के बारे में है। उनके चेहरे पर चोट लगी थी, इसलिए वह शेड्स पहनते हैं। तुम पर घात लगाया गया था। तुम्हारे चेहरे पर जो विषैला परजीवी है वह तो बस सतही लक्षण है। असल में वह पहले ही तुम्हारी हड्डियों और खून में गहराई तक समा चुका है। तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं नहीं था। बिल्कुल, वो मैं ही थी जिसने इसका पता लगाया। लेकिन तुम्हारा यह जहर, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ है, सुनो। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे साथ सो जाओ और फिर यह जहर खुद निष्क्रिय हो जाएगा। मुझसे दूर हो जाओ। विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी बकवास पर आ गया। उसे बेवकूफ नहीं बना पाई। हाँ, लेकिन यह जहर, हालांकि मैं सचमुच इसे ठीक कर सकती हूँ, तुम्हें पता है। वाह महोदय, नमस्ते। जयंत, अब तुम्हारा परिवार इतना अमीर कैसे है? तुम्हें यह सब पता था? इसमें बड़ी बात क्या है? जी मार्क। मुझे पता था कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। हम स्थिति के अनुसार चलेंगे। मेरे पीछे आओ, समझे? मुझे एक बहुत अच्छा प्रभाव बनाना है ताकि वह जल्दी मेरे साथ सोने के लिए राजी हो जाए। हम तू विद्रोही बेटा, यहाँ अपना मुंह दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी शांत हो जाइए, आपकी सेहत पहले आती है। पिताजी, यह वास्तव में जयंत की गलती नहीं है।
उसके चेहरे पर निशान होने की वजह से ठाकुर वारिस ने सगाई तोड़ दी। वह असल में अंदर से बहुत दुखी है। असल में श्रीमान जयंत ही थे जिन्होंने मना किया था। जयंत, तुम वर्मा समूह के सीईओ होकर तुमने हमारी ठाकुर परिवार के साथ सगाई गंवा दी। तुमने एक बिजनेस पार्टनर को बना दिया हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी। तुम्हें इसका एहसास भी है? वर्मा समूह मजबूत खड़ा है, पर अकोर किसी सगाई के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं। अभिमानी? तुम पूरी तरह से अभिमानी हो। तुम महोदय के पक्षपाती पिता होंगे। तुम अपने आप को कौन समझती हो? दुष्ट सौतेली माँ चुप रहो। और यह दोहरे चेहरे वाला भाई और वह बेरुख वाला। सुरक्षा, इस अनजान औरत को यहाँ से बाहर निकालो। मेरी पत्नी, उसे हाथ लगाने की कोशिश तो करके देखो। पत्नी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की किसी अनजान औरत से मेरी इजाजत के बिना? मैं किससे शादी करूं? यह तुम्हारी इजाजत मांगता नहीं है। जिस दिन तुम वो रखेल हमारे घर ले आए, उस दिन तुम मेरे पिता होना बंद हो गए। मैं ओ, जान, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मुझे भी नहीं पता। मैं तो साफ कह रहा था। मेरे आदमी को हाथ लगाया तो सैवेज बियाओ तुम्हें पछताएगा। तुम्हें लगता है मैं कोई बिल्ली हूँ? बस करो, नाटक बंद करो। जयंत, अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो वर्मा समूह सौंप दो। इससे तुम्हारा भाई दमन चलाएगा। वर्मा समूह का सीईओ प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना? मैं कैसे संभाल पाऊंगा वर्मा समूह को? जयंत तो हमारे परिवार का बड़ा बेटा है। आगे चलकर वर्मा परिवार उसे ही मिलना चाहिए। मैं कैसे? मैं अभी जिंदा हूँ। क्या मुझे दरकिनार करके परिवार पर कब्जा करना चाहते हो? कब से? वर्मा समूह तुम्हारा फैसला करने का है? पिताजी, जयंत ने ठाकुर परिवार से सगाई तोड़ दी। वह इस पद के लायक नहीं है। वह अब भी कैसे बैठा रहे सीईओ की कुर्सी पर? चुप रहो। दादाजी, मैं तो यह सब हमारे वर्मा समूह की छवि की चिंता में कह रहा हूँ। जयंत के चेहरे की हालत ने हमें ठाकुर परिवार के साथ डील से हाथ धोना पड़ा। मुझे डर है कि और भी नतीजे हो सकते हैं। क्या नतीजे? वर्मा समूह को किसी ऐसे की जरूरत है जिसमें प्रतिभा और क्षमता हो इसे चलाने के लिए, किसी सुंदर चेहरे की नहीं। पिताजी, यह बात सही है, लेकिन उसका चेहरा तो वर्मा समूह का चेहरा भी है ना। अगर वह बाहर जाकर बच्चों को डरा दे तो फिर कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। ऐसी छोटी सी बात तो ठीक की जा सकती है ना? दादाजी के सामने अपनी जुबान संभाल कर बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। बिल्कुल सही, तुम मेरी बहू हो। दादाजी, अरे बाप रे, देखो ना, जयंत आम तौर पर बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी पसंद बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए एक खूबसूरत और बेहतरीन बहू ढूंढ ली है। बहुत बढ़िया। नहीं पिताजी, कोई महिला अज्ञात पृष्ठभूमि वाली लायक नहीं है हमारे वैंस परिवार के। आत्मसम्मान जरूरी है। जब तक जयंत को वह पसंद है, मुझ जैसा बुजुर्ग इसका समर्थन करेगा। शुक्रिया दादाजी। बहू, जयंत की बीमारी, क्या तुम सच में उसे ठीक कर सकती हो? ये तो बहुत आसान है, मैं संभाल लूंगी। जयंत वैंस, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दादाजी को बेवकूफ बनाने के लिए तुमने किसी अजनबी औरत को उठाकर शादी कर ली? और एक बात, तुम्हारी बीमारी के बारे में हमने इतने मशहूर डॉक्टरों से सलाह ली है और तुम्हें लगता है कि यह कर सकती है? दादाजी, भैया की बीमारी, दिव्य भविष्यवक्ता और उनके एकमात्र शिष्य के अलावा और कौन उन्हें ठीक कर सकता है? खातार भैया की बीमारी। यह तो साफ है, वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। सिवाय इसके कि वह उस दिव्य भविष्यवक्ता को जानती हो। एन कामा। बहू, क्या तुम सच में दिव्य भविष्यवक्ता को जानती हो? जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं उस अंधे बूढ़े के साथ रही हूँ। मैं किसी भविष्यवक्ता को नहीं जानती। दादाजी, छवि यहाँ मजाक कर रही थी। कृपया इसे गंभीरता से न लें। उम्मीद होना कुछ न होने से तो बेहतर है। इसे आजमाने लायक है। तुम्हारी समझ से बाहर है। मुझे तुम्हें इसमें कभी नहीं घसीटना चाहिए था। अमीर परिवार ऊपर से चमकदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब उलझे हुए गुट और जटिल साजिशें हैं। तुम जैसी एक युवा लड़की इससे अलग नहीं रह सकती। इस दलदल में फंसने से पहले मुझे तुम्हें वापस ले चलने दो। तुम क्या कर रहे हो? बेशक मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम मेरा इलाज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, और क्या? अपने कपड़े उतारो। अगर मैं तुम पर एक बार और विश्वास करूं तो मैं मूर्ख हूं। इस नीलामी के लिए सभी प्रासंगिक सामग्री यही है। जयंत को दो एक कॉपी भी। जी सर। यह काम नहीं करेगा, यह बहुत टाइट है। टाइट? ये टाइट नहीं है। आजकल के बच्चे वे सच में जी जान से लगे हैं, है ना? चलो चलो।
इकट्ठा करना। ठीक है फिर, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? मजा आ गया? श्रीमान, तुम सच में काफी सुंदर हो, खुद ही देख लो। हो गया। नहीं, यह विषैला परजीवी पहले ही तुम्हारी हड्डियों और खून में घुस चुका है। फिलहाल मैं इसे सिर्फ तुम्हारे ऊर्जा केंद्र के अंदर बंद कर सकती हूँ। इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए मुझे जादुई कलाकृतियाँ चाहिए। पहले इसे ठीक करने के लिए हमें मेरे गुरुजी का रहस्यमयी हृदय दर्पण और त्रिमूर्ति घंटी चाहिए। काश हम गुरुजी को पहाड़ से नीचे आने के लिए मना पाते। तो तुम कह रही हो कि इस विषैले परजीवी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले तुम किसी भी पल मर सकते हो। लगता है मुझे अभी भी वह दिव्य भविष्यवक्ता जल्दी ढूंढना होगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस इतना की। तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो? उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ है? उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी वादा कर सकता हूं। फिर मुझे क्या करना होगा? भावनात्मक जुड़ाव के बिना किसी के साथ भी नहीं चलेगा। भावनात्मक जुड़ाव। श्रीमान, मुझे तुम पसंद हो। श्रीमान, मुझे तुम पसंद हो। मैंने कहा, मुझे तुम पसंद हो। मैं रोहित हूँ। गुरुजी, मैं आपसे मदद की भीख मांग रहा हूँ। हम आपसे दिव्य भविष्यवक्ता विनती करते हैं कि हमारी मदद करें। रोहित, तुम आखिरकार आ ही गए। आपको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? जैसी उम्मीद थी, आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। गुरुजी, अंधा बूढ़ा, मेरी आंखें अंधी हो सकती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं है। यह जानलेवा संकट जिसमें तुम हो, यह सब तुम्हारी अपनी लालच की वजह से है। अगर तुम इसे सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी विशाल दौलत से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी जान पूरी तरह आपके हाथों में है गुरुजी। भले ही मुझे सब कुछ गंवाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जेड मेंढक जिसे तुमने घर में स्थापित किया है, वह अत्यधिक यिन की वस्तु है। उसे अपनी नीलामी में ले आओ। इसकी कीमत $10 करोड़ रखो। इसकी कीमत 10 करोड़। कोई ना कोई तुम्हारी ओर से उसका ख्याल रख लेगा। $10 करोड़? उस चीज की कीमत तो बस कुछ $1000 है। उसके लिए $10 करोड़ कौन देगा? मेरे मूर्ख शिष्य, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैंने उसे पहले ही बता दिया कि मुझे वो पसंद है। उसे और क्या चाहिए? ओह, हे संस्थापकों, इसका मतलब क्या होता है? भावनाएं होना? आज की नीलामी जिसकी मेजबानी रोहित कर रहे हैं, उसमें सारे खजाने शामिल हैं जो उन्होंने अपने जीवन में जमा किए हैं। सभी बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ मौजूद हैं। प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से भयंकर होगी। मुझे दिलचस्पी नहीं है। समझ गया। सुना है कि श्रीमान रोहित इस दिव्य भविष्यवक्ता के करीबी दोस्त हैं। हमें दिव्य भविष्यवक्ता के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। ऐसी ही उम्मीद है। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं। मुझ पर मरने का मन कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? एक्सपर्ट ने कहा, भावनाओं को पोषित करने की जरूरत है। मेरे पति को मुझ में इतनी दिलचस्पी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें 3 तरकीबें सिखाती हूं। इस आदमी को कभी तुम्हें छोड़ने का मन न करे। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रही हूँ। एक्सपर्ट ने कहा, अगर तुम भावनाएं विकसित करना चाहते हो, तुम्हें इसके लिए बेशर्म होना पड़ेगा। मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन अब से इस बकवास को कम करो। उन तथाकथित एक्सपर्ट्स की कम सुनो। उसे साफ सुथरा करो। कम से कम उसे प्रेजेंटेबल दिखाओ। हाँ,
दमन, देख रहा हूँ तुमने अपनी छाती पर काफी मेहनत की है। और बाकी का शरीर भी बुरा नहीं है। क्या उन्हें आजमाना चाहेंगी कुमारी सरिता? और आज की नीलामी के बारे में मैंने सुना है रोहित ने अपनी सारी दौलत यहाँ दांव पर लगा दी है। कहते हैं इसकी कीमत कई अरब डॉलर है। यकीन करना मुश्किल है ना? बेशक यह सच है। यह रोहित आखिर है कौन? वह देश का सबसे बड़ा कलेक्टर है। ये सारी चीजें मिलकर पूरा वर्मा समूह खरीद सकती हैं। तो कुमारी सरिता, आज आपका क्या टारगेट है? स्वाभाविक रूप से वह जोड़ी 10 करोड़ डॉलर की जेड के कंगन। अगर तुम मेरी राय पूछो तो असली पुरस्कार है महान समृद्धि का ग्रंथ। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसकी वैल्यू एक पल में दोगुनी हो सकती है। हम आज वह ग्रंथ हासिल कर लेंगे बुजुर्ग के लिए तोहफे के तौर पर। फिर वर्मा समूह की सीईओ की कुर्सी। मुझे बस यकीन नहीं होता कि वह तुम्हें वह पद नहीं सौंपेगा। मैंने सुना है जयंत आज यहाँ है। मैंने अभी तक आपको बधाई नहीं दी कुमारी सरिता। उस जैसा लड़का वह आपके लायक कैसे हो सकता है? वह मेरा कलंक बेटा, जन्म से ही बदसूरत। आपके मुकाबले कुमारी सरिता यह दिन और रात जैसा है। कृपया इस बारे में और मत सोचो। बिल्कुल, अगर उस जैसा कचरा कभी आपके लायक हो सकता है कुमारी सरिता, तो यह बिल्कुल हास्यास्पद होगा। जब मैं वर्मा समूह का सीईओ बन जाऊंगा, जब ऐसा होगा तो मैं आपके सपोर्ट की उम्मीद करूंगा कुमारी सरिता, और वर्मा समूह के साथ और सहयोग की। मैं उत्सुकता से इंतजार करूंगी आपको बधाई देने का दमन, वर्मा समूह का सीईओ बनने पर। और फिर जयंत कुछ नहीं रह जाएगा, बस एक मुखौटा पहने जोकर। फिर देखते हैं वह कैसे सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर वह आधा अधूरा भी सुंदर होता तो शायद मैं थोड़ी दया दिखाती और सगाई नहीं तोड़ती। कितनी अफसोस की बात है। आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं कुमारी सरिता। वह उसके चेहरे का क्या हाल है? वाह, वह कितना सुंदर है। उसका चेहरा तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। वह अत्यंत आकर्षक है। आखिर किसने यह अफवाह फैलाई कि श्रीमान जयंत बदसूरत है? अगर मैं उससे शादी कर पाती, भले ही मुझे लग्जरी कारें चलानी पड़े और एक हवेली में रहना पड़े, मैं तुरंत कर लेती। तुम क्या सोच रही हो? लेकिन श्रीमान जयंत के बगल में वह औरत कौन है? जयंत, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने हमारी सगाई तोड़ दी है। अपनी जुबान संभालो। अरे छोड़ो भी, मैं तो मजाक कर रही थी। जोड़े हमेशा झगड़ते हैं, यह सामान्य नहीं है क्या? शादी एक गंभीर मामला है, इसलिए तुम ऐसे ही इसे रद्द नहीं कर सकते। हाय, और तुम कौन हो? मैं उसकी पत्नी हूँ, कानूनी तौर पर। तुम विवाह प्रमाण पत्र लेकर आई हो? इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, किसी और को तुम्हें ले जाने मत देना। पिताजी, क्या हो रहा है? यह असंभव है। उसके चेहरे पर विशैला परजीवी। वह गायब हो गया। तो वर्मा समूह में मेरा सीईओ का पद, वह अब और भी अधिक अनिश्चित हो गया है। शांत हो जाओ। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। जब तक हम आज वह पेंटिंग ले लेते हैं और उसे बुजुर्ग को तोहफे के रूप में दे देते हैं, अभी भी मौका हो सकता है। देवियों और सज्जनों, हमारे शीर्ष संग्राहक द्वारा आयोजित नीलामी श्रीमान रोहित शुरू होने वाली है। अब चलिए शुरू करते हैं। वो शाही हरा जेड कंगन, मैं बोली लगाती हूँ 200 मिलियन रुपए। सीधे 200 मिलियन रुपए, यह तो होनी ही चाहिए सबसे ऊंची बोली, है ना? यही तो है ठाकुर वारिस का अंदाजा। खर्चे में कोई कमी नहीं। एक 100 मिलियन रुपए से भी कम कीमत, क्या बेकार है? जो मैं चाहती हूँ वह कोई मुझसे नहीं छीन सकता, कोई मर्द भी नहीं। लगता है कुमारी सरिता इन कंगनों पर जान लगा रही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन कंगनों के अलावा आज की नीलामी में महान समृद्धि का ग्रंथ भी है, बाकी भारी भरकम खजानों के साथ, जो आज पेश किए जा रहे हैं। 450 मिलियन रुपए की कीमत बुरा नहीं है। तो आज सबसे पहले हम पेश करते हैं इच्छाधारी जेड मेंढक। शुरुआती बोली 100 मिलियन रुपए। इस मेंढक का क्या माजा है? यह 100 मिलियन रुपए का है। यह तो लगता है कोई सस्ता जेड है, ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार का। ये क्या बकवास है? लगता है रोहित के निजी संग्रह की हर चीज असल में कीमती नहीं है। इस कबाड़ को प्रदर्शन पर रखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या बेकार चीज है, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अगली वस्तु। कोई बोली नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरब रुपए। यह तो बराबर है यहाँ मौजूद सभी वस्तुओं की कुल कीमत के। क्या ये हो सकता है? कोई और बोली। हम अगली वस्तु पर आगे बढ़ेंगे। रुकिए, मैं एक 100 मिलियन और 1 रुपए की बोली लगाती हूँ। छवि, यह जेड का टुकड़ा 100 मिलियन का नहीं है। मुझे पता है, जब महोदय को पता चलेगा कि मैंने एक 100 मिलियन खर्च किए 10 अरब रुपए की किसी चीज पर,
वह मुझसे बहुत प्यार करेंगे। इन युवती ने 100 मिलियन और 1 रुपए की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली है श्रीमान जयंत की पत्नी? क्या वह कोई मूर्ख है या कुछ और? यह तो एकदम साधारण सा टुकड़ा है और वह 100 मिलियन की बोली लगा रही है। कौन जानता है, यह सामान तो सस्ता बाजार पर मिल जाएगा, यहाँ क्यों खरीदे? देखो, अगर कुछ लोगों में कोई श्रेणी नहीं है तो उन्हें तमाशा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या पता, तुम बस आंकड़े फेंक रही हो। इसके अलावा तुम्हें इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तो क्या मैं अपने पति के पैसे खर्च कर रही हूँ? क्या यह तुम्हारा कोई मामला है? जयंत, तुम्हारी पत्नी को इतने औपचारिक मौकों की आदत नहीं है। शायद तुम्हें उसे चुप रहने के लिए कहना चाहिए। यह वर्मा समूह की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। वर्मा समूह की प्रतिष्ठा के लिए शर्मनाक। जयंत, उसे देखो। मुझे परवाह नहीं कि यह उचित है या नहीं। वर्मा परिवार 100 मिलियन से कमजोर नहीं है। अगर मेरी पत्नी को यह पसंद है तो बस इतना ही मायने रखता है। मैंने अभी गणना की है। इस जेड मेंढक का मूल्य इन सभी अन्य टुकड़ों के संयुक्त मूल्य के बराबर है। 100 मिलियन और 1 रुपए एक बार, 100 मिलियन और 1 रुपए 2 बार, 100 मिलियन और 1 रुपए 3 बार। बिक गया। बधाई हो छवि। 100 मिलियन और 1 रुपए में तुमने हर एक चीज पर कब्जा कर लिया है इस नीलामी में। नीलामी अब खत्म हो गई है। खत्म हो गया। क्या मुझे कुछ गलत सुनाई दिया होगा? तुम मजाक कर रहे हो। सब कुछ के लिए 100 मिलियन डॉलर? रुको, नीलामी खत्म हो गई? क्या मतलब? बिल्कुल। इस नीलामी के नियम जो श्रीमान रोहित ने बनाए हैं स्पष्ट हैं। अगर जेड मेंढक पर कोई बोली नहीं लगाता तो नीलामी सामान्य तरीके से चलती है, लेकिन अगर कोई जेड मेंढक जीत जाता है तो यह जीतना माना जाएगा हर एक चीज को। जैसा मैंने सोचा था। उसे कैसे पता चला जेड मेंढक की कीमत? क्या उसने वाकई इसकी गणना की थी? अब मैं समझ गया, यह तुम ही हो। तुम्हें नियम पहले से पता थे, तुम इसमें शामिल हो। तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ मौजूद हर किसी को। हाँ, यही बात होगी। ये चीजें 10 अरब रुपए की हैं। वह यह सब कैसे पा सकती है मात्र 100 मिलियन डॉलर में? यह एक धोखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोहित जैसा व्यक्ति, एक शीर्ष स्तर का कलेक्टर, इतना नीचे गिर जाएगा गंदी चालें चलने में। बस वो तुम ही तो थे जिन्होंने कहा था कि जेड मेंढक बेकार है, और अब तुम बवाल मचा रहे हो और धोखे का रोना रो रहे हो। ये नियम है। अपनी हार स्वीकार करो। अपनी हार स्वीकार करो। मुझे देखने दो क्या खास है इस जेड मेंढक में। यह तो बस एक आम जेड मेंढक है। मुझे तो यह कुछ खास नहीं लगता। अरे उसे बचो। तुम क्या कर रहे हो? भले ही यह जेड मेंढक कीमती हो, तुम हमें ऐसे ही छूने से मना नहीं कर सकते। यह तुम्हें मार सकता है। तुम किसे डराना चाह रही हो? क्या हो रहा है? यह जेड मेंढक दुष्ट शक्ति से भरा हुआ है। एक मानव शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यह तुम्हें पकड़ लेता है तो तुम मर जाओगे। किसने सोचा था कि तुम भी एक धोखेबाज हो? तुम्हें क्या लगता है यह कौन सी सदी है और तुम अभी भी ये खेल खेल रही हो? सच में इसे कौन मानेगा? यहाँ से निकल जाओ। मैं खुद देखने वाला हूँ कि यह चीज लोगों को खाती है या खून पीती है। यह बेकार चीज है, मुझे मार देगी। मैंने तुमसे कहा था, हम इतने सारे लोग किसी छोटी बच्ची से डर गए। यह कितना शर्मनाक है। अगर यह बात फैल गई तो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। तो तुम कंगाल हो, ठीक है, लेकिन ध्यान खींचने के लिए तुमने यह पागलपन की कहानी बनाई। तुम्हें लगता है यह मजाकिया है? जयंत, तुमने ऐसी औरत से शादी कैसे की? और तुम भी इसके चक्कर में आ गए? वो कुछ बोलो, ठीक है। मुझे कभी ऐसा कब होगा कि मैं किसी असली खतरे में पड़ूं? अभी। पिताजी, 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 क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? पिताजी, क्या हुआ? ये सब तुम्हारी गलती है। इन्हें क्या हुआ है? कोई इन्हें बचाओ अभी। तुम वापस खड़े क्यों? उन्हें बचाओ। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये तुमने खुद ही मोल लिया है। बिल्कुल, तुम उसे नहीं बचा सकते जो मरने पर तुला हो। हमने इन्हें चेतावनी दी थी कि इसे मत छूना, पर इन्होंने फिर भी छू लिया। इन्हीं के भाग्य में यही लिखा था। जयंत, तुम कृतघ्न। चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हारे पिता तो हैं। तुम वहाँ खड़े खड़े उन्हें मरता कैसे देख सकते हो? और उन्हें मरता देखते रहो, बस ऐसे ही मर जाए। जयंत, अगर किसी को दोष देना है तो वह मैं हूँ। तुम्हारे भाई होने के नाते ये मेरी गलती है। पिताजी शायद थोड़े अन्यायी रहे हों, पर मुझे विश्वास है कि वह सच में तुमसे प्यार करते हैं। आखिरकार ये श्रीमान जयंत के पिता हैं। अगर श्रीमान जयंत वाकई कुछ नहीं करते तो क्या ये बेहद अभक्ति नहीं होगी? अगर महोदय नहीं होते तो मैं यहाँ होती ही नहीं। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएंगे। मुझे एक हथौड़ा लाओ।
रुको, अब क्या? ये जेड मेंढक 10 अरब रुपए का है। 10 अरब रुपए। चाहे मैं अपना सब कुछ गंवा दूं, मैं कभी इतना चुका नहीं सकती। तो अब क्या होगा? पैसा या आदमी? इसे तोड़ दो, मैं इसकी कीमत चुका दूंगा। इसे तोड़ दो। जानू, तुम ठीक हो? उठो, चलो। जैसा मैंने सोचा था। रोहित, मैं हूँ। तो तुम 10 अरब रुपए का इस्तेमाल करके एक जान खरीदना चाहते हो जो तुम्हारी जगह मरे? नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। वह जेड मेंढक अत्यधिक यिन की वस्तु है। मेरा उससे सामना पूरी तरह संयोग से हुआ और मुझे इसके बारे में पता चला, लेकिन वह लगातार मुसीबतें लाता रहा और जाने लेता रहा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जान नहीं खरीद रहे? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिव्य भविष्यवक्ता ने मुझे बताया था कि आज कोई व्यक्ति आएगा इस मुसीबत को सुलझाने, और वह बिल्कुल सही था। दिव्य भविष्यवक्ता, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो? फिर से वही, यह दिव्य भविष्यवक्ता, आखिर उसका क्या मामला है? मैंने पहले कई बार भविष्यवाणी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बेशक तुम्हें नहीं मिल सकता था। श्रीमान रोहित, तो मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए उसका ठिकाना। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने यह बता दिया तो दिव्य भविष्यवक्ता मुझे दोषी ठहराएगा, लेकिन और वह 10 अरब रुपए का संग्रह, वह मेरी जीवन भर की बचत थी। चूंकि वह नीलाम हो चुका है, वह तुम्हारा है। सारा संग्रह? नहीं। क्या वे चीजें मेरी नहीं है? मेरा मतलब है उस जोड़ी ब्रेसलेट के लिए मैं 200 मिलियन रुपए दूंगी। क्या तुम उन्हें मुझे बेचोगे? और महान समृद्धि का ग्रंथ, क्या तुम उसे मुझे बेच सकते हो? अपने 10 अरब रुपए रख लो। तुम्हारे 10 अरब रुपए तुम्हारे पास ही रहने दो। मुझे दिव्य भविष्यवक्ता का पता चाहिए। तुम सच कह रहे हो। एक जानकारी के बदले 10 अरब रुपए। सुनो महोदय, तुम्हें यह जानकारी बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर वह मेरे साथ नहीं सोएगा तो मैं मर जाऊंगी। फिर पैसे का क्या फायदा? हाँ, उसने मेरे लिए यह छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो बस एक सौदे में झूठे जोड़े हैं। वह मेरे लिए 10 अरब रुपए क्यों छोड़ देगी? क्या वह औरत अपना दिमाग खो बैठी है? ये 10 अरब रुपए है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर में इतना नहीं देख पाते। उस जैसी निम्न वर्ग की ग्रामीण को तो इस मौके पर झपट पड़ना चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम इस पर अड़े हुए हो, मुझे खुद दिव्य भविष्यवक्ता से माफी मांगनी पड़ेगी। रोहित कहते हैं कि उन्हें दिव्य भविष्यवक्ता मिल गया है। मुझे याद दिलाओ मत। मेरे 10 अरब रुपए, यह मेरे और गुरुजी के लिए हमेशा के लिए काफी है। फिर तुमने यह सौदा क्यों किया? तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि हमें उस दिव्य भविष्यवक्ता को ढूंढना है? तुमने कहा था कि यह मेरे लिए है। माई, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तुमने मेरे साथ सोने के लिए 10 अरब रुपए खर्च कर दिए। तुम क्या सोचते हो? मैं वाकई प्रभावित हूँ। मेरा इंतजार करोगी, है ना? माफ कीजिए, एक आदमी के पीछे भाग रही हो। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। एक आदमी के पीछे भागना, पता है कैसे? मुझे कॉल करना, बस 998 रुपए। अपने आदमी को घर ले आओ। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मिस्टर ऑफिस गए हैं, इसीलिए मैं हिम्मत करके तुम्हें बुला पाई। रुको, तुम तो पहले से ही उसके घर में रह रही हो, फिर भी उसके पीछे क्यों भाग रही हो? तुम समझ नहीं रही। मेरा समय खत्म हो रहा है। मुझे 1 महीने के अंदर उसके साथ सोना है। इतनी जल्दी है? मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम उसके साथ नहीं सो पाई, तुम्हें पूरा रिफंड मिलेगा। बढ़िया, तुम मेरी हीरो हो। लड़ाई शुरू होने से पहले तुम्हें एक बैटल सूट चाहिए। मर्द दृश्य प्राणी होते हैं। उस समय तुम आधी जीत हासिल कर चुकी होती हो। अब तुम्हें बस इतना करना है कि उसे धीरे से नीचे ढकेल दो। तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो।
तुम्हें क्या चाहिए? तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रहे हो। बाहर निकलो। रुको। अब तक धरती के 99% लड़के तुम्हारे हो चुके होते। लेकिन अगर फिर भी काम नहीं चला, अगर फिर भी काम नहीं चला तो तुम्हें एक आदमी के पीछे भागना होगा आखिरी राज के साथ। सच्ची भावनाएं अकेले किसी आदमी को नहीं रोक सकती, लेकिन चालें दिल जीतती हैं। छी, यह बोतल का ढक्कन बस निकल ही नहीं रहा। लो जल्दी करो, तुम ही तो कहती थी कि एक्सरसाइज करना है। आउच, मेरा पैर दुख रहा है। मैंने इसे मोच ली है। रुको, यही तो मोच वाला पैर है। ओह हाँ, यह वाला। हाँ यही है। बहुत दर्द हो रहा है। खड़े हो जाओ। सर, मुझे उठा लो। बिल्कुल नहीं। ठहर जाओ। चाओ बाओ। आउच। मेरा पैर तो मार रहा है और मैं एक बोतल भी नहीं खोल पा रहा। अरे, मुझे मत मारो। मैं जानता हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। मेरी नाक से खून बह रहा है। श्रीमान जयंत, रोहित ने संपर्क किया है दिव्य भविष्यवक्ता। सच में? यह सच है। दिव्य भविष्यवक्ता आज रात आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? सिर्फ 998 एक आदमी को घर लाना? यह सब एक धोखा है। मैं दिव्य भविष्यवक्ता जा रहा हूं। अच्छी तरह से इंतजार करना मेरे वापस आने का। श्रीमान जयंत, इस बार आपकी बीमारी आखिरकार ठीक हो सकती है। बढ़िया। मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं कि किसी भी पल मेरी मौत हो जाएगी। दिव्य भविष्यवक्ता ने हमें सिर्फ आधा घंटा दिया है। हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ। श्रीमान जयंत, कुछ बुरा हुआ है। छवि बेहोश हो गई है। तुमने क्या कहा? श्रीमान जयंत, कुछ बहुत बुरा हुआ है। छवि बेहोश हो गई है। छवि, छवि, तुम होश में आ गई हो। छवि, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। कोई फायदा नहीं है। मुझे लगा था कि मेरे पास जीने के लिए 1 महीना बचा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं 20 साल पार नहीं कर पाऊंगी। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि मेरा एक शापित ज्योतिषीय भाग्य है। मैं 20 साल का होने से पहले ही मर जाऊंगी। केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैं? हाँ, तुम्हारे पास एकाकीपन का तारा है। यह मेरे तारे से आपसी सुदृढ़ीकरण और निष्प्रभावीकरण करता है। अगर हम साथ सोएं तो यह ठीक हो सकता है। यह सब सच है। उसने मेरे साथ विवाह संपन्न करने के लिए हर कोशिश की। वह बस जीना चाहती है। छवि, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अभी श्रीमान जयंत को फोन करती हूँ। मत करो, उन्हें मत बताना। उन्हें आखिरकार मौका मिला है दिव्य भविष्यवक्ता से मिलने का। वह मेरी वजह से वह मौका नहीं गंवा सकते। मैं थोड़ी देर और टिक सकती हूँ। मैं तब तक टिक सकती हूँ जब तक वे वापस आते हैं। छवि,
गाड़ी अभी वापस मोड़ो। आप ऐसा नहीं कर सकते श्रीमान जयंत। आपकी बीमारी ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। हम दिव्य भविष्यवक्ता को बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। हम बिल्कुल भी यह मौका नहीं गंवा सकते। क्या छवि ने अभी नहीं कहा कि वह आपके वापस आने तक टिक सकती है? क्या आप नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं और उसके साथ रहें? ठीक है। श्रीमान, भले ही मुझे इस जन्म में तुम्हारे साथ सोने का दूसरा मौका कभी न मिले, बस तुमसे मिल लेना ही मुझे इतना खुश कर गया है। उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे महोदय। छवि, छवि, मैं वापस आ गया हूं। मैं वापस आ गया हूं। अरे महोदय, क्या आपको नहीं जाना था दिव्य भविष्यवक्ता से मिलने? आप कैसे? शुरू भी मत करो। तो आखिरकार तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? जब तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा जीवन काल खत्म हो रहा है और तुम मेरे साथ सोना चाहती थी, तो मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। यह जीवन मरण का सवाल है और तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन मैं अब वापस आ गया हूं, है ना? क्या तुम आगे नहीं बढ़ोगी? क्या आगे बढ़ना? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सोना चाहती थी? क्या एक कमरा शेयर करने का मतलब नहीं सिर्फ यह होता कि हम एक साथ सोते हैं? लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं महसूस हो रहा। गुरुजी मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे थे, है ना? तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक कमरा शेयर करने का असली मतलब क्या होता है। आह, जयंत, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ सो रहा हूं, बिल्कुल। कार्तिक, तुम आ गए। श्रीमान जयंत कहाँ हैं? दिव्य भविष्यवक्ता का क्या वे पहले ही चले गए? तुमने कहा था कि आज रात कोई वीप आ रहा है, लेकिन हमने पूरी रात इंतजार किया और कोई नहीं आया। नहीं। मेरी छोटी शिष्या, मुझे दोष मत दो कि मैंने उसकी जांच की। अगर वह तुम्हें अपने पूरे दिल और जान से नहीं संभाल सकता, तो मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ, उसके हवाले कर दूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना। वह लौट आया, सचमुच लौट आया। मैं मरने वाली नहीं हूँ। कितनी अच्छी बात है। ओह, जब गुरुजी ने कमरा शेयर करने की बात कही थी, उनका मतलब यही था। मैं क्या सोच रही हूँ, छवि? अब जब समस्या हल हो गई है, मुझे पहाड़ पर वापस जाना चाहिए। उस महोदय ने मेरी इतनी मदद की थी। अगर मैं ऐसे ही चली गई, तो क्या यह बेरुखी नहीं होगी? मुझे उन्हें धन्यवाद देने जाना चाहिए। यही सही रहेगा। उनका ऑफिस। हाँ, वर्मा समूह। दिव्य भविष्यवक्ता कल नहीं आए? मैंने पहले ही रोहित से पूछ लिया है। उन्होंने कहा दिव्य भविष्यवक्ता ने कल ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम नहीं आओगे, इसलिए वे नहीं आए। पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। रोहित ने कहा उन्होंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था दिव्य भविष्यवक्ता के साथ और अपना वादा निभाया। अपॉइंटमेंट तोड़ने की बात वह हमारी गलती है। ठीक है, समझ गया। लेकिन आपकी हालत, तो फिर सोचते हैं कोई और तरीका। रोहित के बिना भी हम किसी और को ढूंढ सकते हैं। जयंत, वह यहाँ क्या कर रही है? आपके निजी मामले अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। सबको पता है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। जयंत, मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? मेरी पत्नी छवि है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। जयंत, चलो, मुझसे नाराज मत हो। मुझे पता है कि पुरुष एस्कॉर्ट रखना गलत था, लेकिन तुम्हें बदला लेने की ऐसी औरत से शादी करके जरूरत नहीं थी। तुम पुरुष एस्कॉर्ट रखो या पुरुष वेश्याओं को काम पर रखो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर से साफ कर दूं, मेरी पत्नी के बारे में अपनी टिप्पणियां अपने तक ही रखो।
वरना मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। जयंत। आउच, मुझे छोड़ दो। तो यहाँ है वो जगह महोदय का काम करने का स्थान। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं जयंत से मिलने आई हूँ। श्रीमान जयंत से? क्या आपका अपॉइंटमेंट है? मैं ठाकुर वारिस हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा व्यवहार करने की? जयंत, तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे ही छोड़ सकते हो? ऐसे ही? अगर मैं, सरिता, कुछ चाहती हूँ तो वह मेरा है। तुम। मुझे माफ कीजिए, लेकिन अपॉइंटमेंट के बिना मैं आपके लिए श्रीमान जयंत से संपर्क नहीं कर सकती। तुम जैसी गंवार का मेरे, सरिता, 7 आदमी के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई हक नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हर कोई श्रीमती छवि बनने लायक नहीं होता। तो तुम जयंत के लिए यहाँ हो। नियत खराब हो तो नेवला भी मुर्गी को सलाम करने लगा है। साफ दिख रहा है मंसूबा अच्छा नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुमारी सरिता से ऐसे बात करने की? क्या तुम जानती हो वह कौन है? और वह कौन है? वह ठाकुर वारिस है, श्रीमान जयंत की मंगेतर और वर्मा समूह की भविष्य की बॉस। क्या बकवास है? मैं जयंत की। मत बताना कि वह फिर से अपना विवाह प्रमाण पत्र लेकर आई है। ओह थत, मेरे पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है। सुनो, मैं जयंत की कानूनी पत्नी हूँ। तो तुम कह रही हो कि तुम श्रीमान जयंत की पत्नी हो? हाँ। चलो देखते हैं आज तुम्हारी मदद कौन करता है। अरे सब लोग इधर आओ। यह देखो, ये महिला दावा कर रही है कि वह श्रीमान जयंत की पत्नी है। श्रीमान जयंत ने शादी कब की? मैंने तो इसकी कोई खबर ही नहीं सुनी। तुम सीधे सीधे झूठ बोल रही हो। श्रीमान जयंत की मंगेतर कुमारी सरिता है। अगर उन्होंने शादी भी की होती तो भी यह नहीं होती। श्रीमान जयंत की मंगेतर के सामने ही यह उनकी पत्नी होने का दावा कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सच में जयंत की पत्नी हूँ। मैं आज जल्दी में थी जब निकली तो भूल गई अपना विवाह प्रमाण पत्र लाना। बस इतनी ही बात है। इसका सबूत कौन दे सकता है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान जयंत का नाम बदनाम करने की? लेकिन वह जानती है। लेकिन तुम मेरा साथ नहीं देने वाली है ना? है ना? तुम क्या बकवास बोल रही हो? मैंने तो तुम्हारे विवाह प्रमाण पत्र पर कभी नजर भी नहीं डाली है। मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? देखा, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरा विवाह प्रमाण पत्र देखा है। उसने खुद कबूल किया है। तुम मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रही हो। बिल्कुल सही। तुम पानी में मटमैला करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है हम तुम पर विश्वास करेंगे? ठीक है, जो चाहो मान लो, जो चाहो मान लो। मैं तो बस उनसे विदा लेने आई हूँ। तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? श्रीमान जयंत को नीचे बुलाएं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, है ना? तुम मुझे ऊपर नहीं जाने दे रही, तो क्या मैं उन्हें नीचे आने के लिए भी नहीं कह सकती? वर्मा समूह में कोई श्रीमान जयंत को नहीं बुलाता। तुम खुद को कौन समझती हो? तो तुम ही छवि हो, है ना? तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हें लगता है तुम वर्मा परिवार के लायक हो? तुम्हें सच में लगता है कि ऊंची डाली पर उड़कर एक बदसूरत बतख गरुड़ बन जाएगी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चेहरा दिमाग का आईना होता है। एक बदसूरत बतख सबसे सुंदर पंख पहन ले, लेकिन वह कभी गरुड़ नहीं बन सकती। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम किसे बदसूरत बतख कह रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ठाकुर परिवार की वारिस हूँ। किसी को कितना असुरक्षित होना चाहिए कि वह अपने परिवार की पृष्ठभूमि को कोई बड़ी उपलब्धि बताकर घुमाता रहे? तुम्हें नहीं लगता? ठाकुर परिवार की वारिस। तू मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे करता है? ये कैसे मुमकिन है? कुमारी सरिता, आप ठीक तो हैं? तुम हो, इसके पीछे तुम हो। कुमारी सरिता ने खुद को थप्पड़ मारा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो किसी और को दोष दे रही हैं। तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया? जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस तुम्हारी अपनी बुराई ही तुम्हारे पास वापस आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं तुम और क्या कर सकते हो। अगर जयंत को पता चला कि उसकी मंगेतर आज यहाँ अपमानित हुई, तो तुम में से कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। यह बात करने की जगह नहीं है। इस औरत को लेकर मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? दिन अधाड़े मुझे छोड़ो। श्रीमान जयंत, बुरी खबर है श्रीमान जयंत। क्या हुआ? मेरा श्रीमती छवि नीचे है। सरिता उन्हें ले गई। सरिता, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कौन बॉस है, मैं तुम्हें अपनी औकात सिखाऊंगी। मैंने कहा था, जो बोओगे वही काटोगे। तुम्हें मुसीबत क्यों मोल लेनी है? तुम उसे 10 थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत? तुम्हें यकीन है? आखिर हुआ क्या? कुमारी सरिता के आपके ऑफिस से जाते ही वे नीचे श्रीमती छवि से टकरा गए। मुझे अभी पता चला। नीचे हंगामा हुआ था तो मैंने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया। श्रीमती छवि थी। उन्हें ठीक कहाँ ले गए? कंपनी के गोदाम में। वहाँ कोई कैमरा नहीं है। सरिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी छवि को छूने की हिम्मत? मैं ठाकुर परिवार को कीमत चुकाऊंगा।
छवि। तुम्हें आखिर हो क्या रहा है? छवि। तुम कैसा घिनौना खेल खेल रही हो? इसे बांध दो। अरे सरिता, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम मुझे बार बार क्यों सताती हो? तुम जैसी निम्न वर्ग की ग्रामीण को अपनी औकात पता होनी चाहिए और मेरे सामने सिर झुकाना चाहिए। मेरी चीज चुराने की हिम्मत कैसे हुई? सपने देखना बंद करो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं सरिता ठाकुर कितनी ताकतवर हूँ। तुम वापसी के बिंदु से आगे निकल चुकी हो। वापसी के बिंदु से आगे निकल चुकी तो तुम हो। लोग अमीर या गरीब हो सकते हैं, लेकिन कोई जन्म से ही महान या नीच नहीं होता। सरिता, तुम अपने ऊंचे घोड़े से सबको नीचा देखती हो। कभी सोचा है कि एक दिन तुम भी गिर सकती हो? गिरूं? जब तक ठाकुर परिवार खड़ा है, मैं सरिता ठाकुर हमेशा ठाकुर परिवार की वारिस रहूंगी। मैं कभी नहीं गिरूंगी। तुम अपनी ही कब्र खोद रही हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे जैसे हैसियत वाले के लिए तुम जैसे किसी को हटाना कुछ भी नहीं है, बस एक कुत्ते को मारने जैसा। छवि। तुम ठीक हो? जयंत जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जयंत जी, तुमने यह कैसे होने दिया? यह उसी ने किया है। सरिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुरक्षा में किसी को छूने की? क्या वह श्रीमान दयन की महिला है? हमारा तो खैरियत नहीं, हम पूरी तरह से खत्म हो गए। नहीं जयंत, ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मुझे समझाने दो। नहीं, रुको। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? कार्तिक, जयंत जी, ठाकुर परिवार से सभी संबंध तोड़ दो। कल तुम इसे खबरों में देखोगे। मैं ठाकुर परिवार को दिवालिया कर दूंगा। जी सर। जयंत, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। कृपया मेरे परिवार पर दया करो। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कृपया बस मुझे जाने दो। जयंत जी, उनका क्या? सुनिश्चित करो कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। समझ गया। जयंत वेंस, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं सच्ची हैं। वह आखिर है कौन? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच आने की? जयंत वेंस। अगली बार ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा आज। क्यों? तुम्हें एहसास है ये कितना खतरनाक था? अगर वह कुर्सी तुमसे टकरा जाती, तुम्हें पता है क्या हो सकता था? असल में अगर तुम नहीं आते, मैं खुद ही रोक सकती थी। मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। दो। रुको, यह तो समझ नहीं आता। मैंने इतनी जोर से नहीं धकेला था। तुम्हें चोट लगी है। मुझे देखने दो। कुछ नहीं हुआ। हिलना मत। तुम्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? यह सब मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। दर्द हो रहा है? नहीं, रोना मत। तुमने अभी तक नहीं बताया कि इस बार क्या चीज लेकर आई हो? कुछ गड़बड़ है? मैं अलविदा कहने आई हूँ। तुमने क्या कहा? अलविदा? मैंने पहले ही मेरा भ्रम दूर हो गया है। मेरा जीवन काल वापस आ गया है और मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ सोने को तैयार हो गए। छवि, तुम पहले ही मेरी पत्नी हो और जयंत की भी पत्नी हो। वह मेरी गलती थी, तो फिर अभी तलाक ले लेते हैं। इस तरह मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तुम मेरे पीछे इतनी मेहनत से भागी बस मुझे बिस्तर पर लाने के लिए। अब जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया, तो बस भाग जाओगी? बस इतना ही? तुम क्या बक रहे हो? क्या हुआ? मुझे देखने दो। तुम्हारी नब्ज कमजोर और अनियमित है। तुम्हारी ची और रक्त उल्टे चल रहे हैं। इससे तुम्हारे अंदर का विषैला परजीवी उत्तेजित हो गया है। यह जानलेवा हो सकता है। सॉरी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। बस चली जाओ। मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक सज्जन किसी के एहसान को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी नहीं भूलता। तुमने मेरी जान बचाई। मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी हालत
दिव्य भविष्यवक्ता के अलावा लाइलाज है। आठ मेरे जैसा कोई मैं बचाने लायक नहीं हूँ, बस चली जाओ। मुझे नहीं पता कि दिव्य भविष्यवक्ता के पास दिव्य भविष्यवक्ता कैसी शक्तियां हैं, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि अगर मेरे गुरुजी पहाड़ से नीचे आने को तैयार हों तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है, अगर ठीक नहीं हुई तो मैं उनकी दया को ऐसे ही नहीं ठुकरा सकता। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे गुरुजी नीचे नहीं आए? तो मैं खुद उन्हें खींच कर ले आऊंगी। वह नटखट फिर मेरी बुराई कर रही है। लेकिन आप तो हैं देश के सर्वश्रेष्ठ दिव्य भविष्यवक्ता, आपकी बुराई करने की हिम्मत किसमें है? तुम सब मुझे दिव्य भविष्यवक्ता कहते हो, लेकिन मेरी शिष्या के लिए मैं बस एक अंधा बूढ़ा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहाड़ से नीचे उतर आता हूँ। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए अपनी बेखबर छोटी शिष्या की शादी में। शादी? जयंत को यह बताओ, उसकी शादी के दिन मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसे अभी बता देता हूँ। चिंता मत करो जयंत, मेरे गुरु कभी भी बस खड़े नहीं रहेंगे। श्रीमान जयंत, कुछ बुरा हो गया है। क्या हुआ? मैं अभी फोन से बात करके आया हूँ रोहित के साथ। दिव्य भविष्यवक्ता कहते हैं आपकी शादी के दिन वह व्यक्तिगत रूप से वहाँ आएंगे। व्यक्तिगत रूप से? मेरी शादी में? श्रीमान जयंत, इस बार आपकी बीमारी आखिरकार ठीक हो सकती है। यह दिव्य भविष्यवक्ता सचमुच कुछ अलग ही है। उन्होंने असल में यह पता लगा लिया कि आपकी शादी हो रही है। लेकिन मैं उतना करीब नहीं हूँ दिव्य भविष्यवक्ता के साथ। वह व्यक्तिगत रूप से क्यों आएंगे? वह या शायद पिछली बार वह नहीं आ सके और इसकी भरपाई करना चाहते हैं। देखो, जब तक हम आपको ठीक कर सकते हैं बस यही मायने रखता है। मैं जाकर श्रीमान अर्नव को बता देता हूँ यह अच्छी खबर। यह तो बहुत बढ़िया है महोदय, तुम हमेशा से मिलना चाहते थे दिव्य भविष्यवक्ता से, है ना? जब वह दिन आएगा दिव्य भविष्यवक्ता और मेरे गुरु दोनों के साथ, तुम्हारी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तब भी तुम जाओगी? तो दिव्य भविष्यवक्ता शादी में आ रहे हैं, क्या इसका मतलब है तुम मुझसे शादी करोगी? छवि, इतने समय से तुम मेरे करीब आ रही हो बस इसलिए ताकि तुम विवाह संपन्न कर सको। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई सच्ची भावनाएं हैं? अगर नहीं, यह शादी मैं इसे रद्द कर रहा हूं। तुम्हारा असली मकसद क्या है मेरे करीब आने का? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। श्रीमान, मुझे तुम पसंद हो। मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो। छवि, मैं वापस आ गया हूं। मुझे वह पसंद है। मुझे तुम पसंद हो। श्रीमान, मुझे तुम पसंद हो। छवि, तुम बचकर नहीं जा सकते। दिव्य भविष्यवक्ता अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? बस इंतजार करो। छवि, तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? मैंने उसे पहले ही एक संदेश भेज दिया है, उसे अभी किसी भी मिनट यहाँ आना चाहिए। मैंने उन्हें भी नहीं बुलाया। बधाई हो जयंत, मुझसे दूर हो जाओ। जयंत, शादी करना तो बहुत बड़ी बात होती है, तुमने मुझे कैसे नहीं बताया? सिर्फ मुझे ना बताना तो एक बात थी, लेकिन तुमने माँ पापा को भी कैसे नहीं बुलाया? हमने क्यों पाला एक कृतघ्न? जब तुमने हमें नहीं बुलाया तो हमें खुद ही आना पड़ा। बदमाश। बैठ जाओ मेरे प्यारे जयंत, हम आज यहाँ शादी के लिए नहीं आए हैं, तो फिर तुम जा सकते हो। आज के दिन मैं नहीं चाहता तुमसे बहस करना। तुम्हें लगता है हम चले जाएंगे बस तुम्हारे कहने से? क्या तुम्हें सच में लगता है यह परिवार सिर्फ तुम्हारा ही है? आज श्रीमान जयंत की बड़ी दिन है, तुम लोग आज कोई उपद्रव मत करना। तुम तो बस एक कुत्ता हो जिसे हमारे परिवार ने पाला है और तुम मुझ पर भौंकते हो। तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम एक नौकर के लिए अपने भाई पर हाथ उठाओगे? इंसान होता है, चाहे उसका दर्जा कुछ भी हो। अगर मुझे पता होता तुम इतने बेरहम हो तो मैंने उस दिन तुम्हें बचाया ही नहीं होता। छोटी बच्ची, मैं। अरे अरे अरे, देखो तो कौन आया है। जयंत, अब भी सोचते हो कि तुम वो बड़े और ताकतवर सीईओ? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, बस इंतजार करो। तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे, मुझसे भीख मांगोगे। स्टीवर्ड, जो कागज तुम पकड़े हो वो संपत्ति वितरण समझौता है, उसे जोर से पढ़कर सबको सुनाओ। दादाजी कहाँ हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो कहाँ हैं?
श्रीमान जयंत, मेरा मतलब जयंत जयंत। यह स्वर्गीय श्रीमान अर्णव का संपत्ति वितरण समझौता है। सुनो सब लोग, मेरे हाथ में जो है वो श्रीमान अर्णव की वर्मा समूह के संस्थापक हस्तलिखित वसीयत है। इसमें लिखा है वर्मा समूह के मौजूदा सीईओ जयंत सत्तावादी हैं, अयोग्य हैं और सीईओ पद के लायक नहीं है, इसलिए मेरे पोते दमन इस पद को संभालेंगे। इसके अलावा वर्मा परिवार की सारी संपत्ति जिसमें शेयर, अचल संपत्ति और लग्जरी कारें शामिल हैं, सिर्फ ऋषभ को विरासत में मिलेगी। सुन लिया, वर्मा परिवार से निकल जाओ। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, दादाजी कहाँ हैं? क्या हुआ? मंजूर नहीं? सुनाई नहीं दिया? ये दादाजी का फैसला था। अब से वर्मा समूह में यहाँ असली श्रीमान जयंत मैं हूँ, तुम नहीं। क्या तुम हमेशा वही नहीं थे जो दादाजी की सबसे ज्यादा सुनते थे? क्या हुआ? अब तुम अपने ही दादाजी के फैसलों पर सवाल उठा रहे हो। मेरे ख्याल से तुम बस अलग नहीं हो पा रहे वर्मा समूह से सीईओ पद से। श्रीमान अर्णव कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। यह तुम्हारा ही काम है। छवि, तुम क्या कह रही हो? दादाजी सचमुच उनके कब्जे में हैं। उनकी हालत गंभीर है। क्यों? अरे छोटी बच्ची, तुम क्या बकवास बक रही हो? जितना ज्यादा जानोगे उतनी जल्दी मरोगे। जबान संभाल कर। वह मेरे ससुर हैं, मैं उनका क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरे ख्याल से तुम बस अपना पद छोड़ना नहीं चाहते, तुम बस बेवजह तकलीफ दे रहे हो। मिस्टर, जल्दबाजी मत करो। अभी सबसे जरूरी है कि वे पहले दादाजी को सौंप दें। ठीक है, तुम्हें वर्मा समूह चाहिए है ना? मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दादाजी को सौंपना होगा। अगर तुम अपने दादाजी को देख भी लो तो क्या फायदा? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई चालाकी मत करना। जल्दी से वर्मा समूह का सीईओ पद सौंप दो। यह इस्तीफा पत्र है, तुम्हें बस इसे साइन करना है। जब तक मैं दादाजी को नहीं देख लेता मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगा। बूढ़े की हालत तो वैसी है, हम उन्हें सौंप भी दें तो क्या फायदा? दादाजी दादाजी दादाजी, क्या हुआ? हुआ 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 क्या हुआ? मैं श्रीमान अर्णव का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। श्रीमान अर्णव को कल रात स्ट्रोक आया था, उन्हें गंभीर मस्तिष्क क्षति हुई है। कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं। दादाजी कृपया मेरी तरफ देखिए, मैं आपका पोता हूं। यह मैं हूं, जयंत। दादाजी वर्मा समूह सौंप दो तुम्हें। सपने देखो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। यह दस्तावेज मैं इसे कभी नहीं हस्ताक्षर करूंगा। तुम लोग बस हार मान लो। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ, बस वर्मा समूह मुझे सौंप दो। क्या समस्या है? वर्मा समूह के लिए केवल जयंत के पास इसे बचाने की क्षमता है। जयंत भी तुम्हारा अपना बेटा है, लेकिन तुम उन्हें इतना पक्ष क्यों देते हो? प्यारे बूढ़े, तू आसान रास्ता नहीं चुन रहा क्या? सच में मुश्किल रास्ता चाहिए। यह आत्मा विदारक अमृत है, इसे पी लो और तुम्हारी प्रतिक्रिया बिल्कुल दिमागी दौरे के मरीज जैसी होगी, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन बिना किसी ठीक होने की उम्मीद के। इसका गले में उड़ेल दो। तो यह तुम ही थे सारे समय। वह आखिर है कौन? तुम कह रहे हो कि वह सचमुच सच का पता लगा सकती है? नामुमकिन, वह झांसा दे रही होगी। अगर उसने ऐसा किया भी तो क्या? कोई सबूत नहीं, घबराने की कोई वजह नहीं। उसकी दिव्य नाड़ी पूरी तरह कट गई है। वह बस लटका हुआ है प्राण ऊर्जा की एक धागे भर से। क्या उसे बचाने का कोई और तरीका है? मैंने कहा था कि श्रीमान अर्णव को पहले ही गंभीर मस्तिष्क क्षति हो चुकी है। अभी तो हम बस एक दिन देख सकते हैं। भगवान भी आ जाए तो भी उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जहर कल रात दिया गया था। उनकी दिव्य नाड़ी अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, उसे बचाया जा सकता है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने का दम है तुम्हें। आगे बढ़ो, बताओ कैसे? हमें बस नाक का जहर सीधे उसकी खून की नसों में डालना है। जहर से ही जहर का इलाज, इससे उसकी दिव्य नाड़ी फिर से जी उठेगी। एक नाग, यह जानलेवा जहर है। तुम्हें यकीन है? उसे ढूंढो। यह तो नाग है। सब लोग ये सुनो, क्या यह इंसानी बात लगती है? छोटी बच्ची, तुम तो बस मेरे पिताजी को मारने की कोशिश कर रही हो। क्या बकवास है? अगर आज हमारे बुजुर्ग तुम्हारी वजह से चल बसे तो क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकोगी? हाँ, नाग का जहर, यह कोई मजाक नहीं है। मैं भी यही सोचता हूँ। आजकल की लड़कियाँ बहुत लापरवाह होती हैं।
यह जान मौत का मामला है और यह इसके साथ खेल रही है। जयंत, बुजुर्ग तो पहले ही तुम्हारे हाथ में है, अब साइन करने का वक्त है ना? यह मेरी गलती है। मैंने दादाजी को अकेले घर पर छोड़ दिया। तुम जैसे लोगों को सही मौका दे दिया। तुम मेरे साथ क्रूर हो सकते हो, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपने ही पिता के प्रति इतने अभद्र हो सकते हो। तुम क्या बक रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। बस करो, साइन करो, साइन करो, है ना? तुमने मुझसे झूठ बोला दमन। इतने सालों से तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम तो नाली के चूहे की तरह हो जो सीवर में रहता है। हमेशा गंदे काम करते हो सबकी पीठ पीछे। तुमने क्या कहा? जयंत, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से ऐसे बात करो? तुम यह माँ बाप से वंचित निकम्मे आदमी। मैं माँ के बिना हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी माँ कैसे मरी थी। सुमन, इतने सालों से महबूबा बनकर रहना क्या वाकई इसके लायक था? अगर तुम नहीं होती उस वक्त तो मेरी माँ दिल टूटकर नहीं मरती। और तुम ऋषभ, इतने सालों तुम्हें लगता रहा कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ। क्या तुमने कभी पिता जैसा व्यवहार किया? तुम सीधे सीधे झूठ बोल रहे हो। और सबसे मजेदार बात यह है, तुम्हारा लाडला दमन, वह तो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। अगर तुम उसकी बात मानोगे तो तुम सीधे उनके जाल में फंस जाओगे। जान, वह साफ तौर पर कोशिश कर रहा है कि हम सबके बीच फूट डाल दे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? यह सब बकवास है। दमन कैसे हो सकता है? मेरा बेटा नहीं। जयंत, और मैं तो तुझे अपना भाई मानता था। पिताजी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हाला सीरन से एक बात सुन लो, तुम्हारा असली बाप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है। नहीं तो तुम इतने बेताब नहीं होते कि वैंस परिवार की दौलत पर कब्जा करने की कोशिश करते, क्योंकि तुम डरे हुए हो कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे कोशिश करते हैं। यहाँ मौजूद श्रीमान जी का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें देती हूँ एक मौका, लेकिन तुम्हें जाना होगा अभी। तुम समझते कौन हो? किसे डरा रहे? हमारे बीच 20 साल से ज्यादा का बाप बेटे का रिश्ता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसे किसी के कुछ शब्द इसे तोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। चाहे तुम ये कागजात फाड़ भी दो, इससे कुछ नहीं होगा, बेकार है। बुजुर्ग ने खुद जो वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं वो अभी भी मेरे पास है। एक बार बुजुर्ग चल बसे, ये सब कुछ फिर भी मेरे बेटे दमन का ही होगा। 1 लाख। वो जहरीला होता है। रुको जयंता, तुम्हारे दादाजी अभी भी जीवित हैं। क्या तुम सचमुच अपने दादाजी को इस छोटी बच्ची के हाथों मरने दोगे? पिताजी, बुजुर्ग के मरते ही उनकी वसीयत तुरंत लागू हो जाएगी। इससे हम पर से हर शक भी दूर हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं चाहेंगे? मेरा बेटा सही कह रहा है। महोदय, दादाजी ने शानदार और सम्मानित जीवन जिया, निर्णायक और दबदबे वाला। उनका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें जाना भी है तो गरिमा के साथ जाना चाहिए। अगर उन्हें पता होता वो भी मान जाते। शुरू करो। तुम, यह बचाव नहीं है, यह तो हत्या है। श्रीमान अर्नब, श्रीमान अर्नब, वह मर गया है। दादाजी, हत्यारा, वही हत्यारा है, वही है। हम सबने देखा। उसे बंद करो। हत्यारा? वह नहीं है। मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा। मैं वही हूँ जिसने दादाजी को मारा। कौन कहता है कि मैं मर गया हूं? श्रीमान अर्नब, मुझे बहुत अफसोस है। वह ठीक है, सच में ठीक है। ये श्रीमती छवि कोई आम इंसान नहीं है। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है तुम कितना अन्याय महसूस कर रहे हो और कितने असहाय हो। तुम्हारा चुनाव मेरा चुनाव है। उठो। दादाजी, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। दादाजी, मेरा कोई परिवार नहीं था। मेरे गुरुजी ही एकमात्र थे जिन्होंने मेरी परवाह की। अब से तुम मेरे लिए परिवार हो। इतनी शिष्टता की जरूरत नहीं। नहीं, यह असंभव है। यह कैसे संभव है? वह कटोरा आत्मा, विदारक अमृत, इससे पहले कोई भी ठीक नहीं हुआ। आत्मा, विदारक अमृत। अगर यह आत्मा विदारक अमृत नहीं होता, मैं कभी विश्वास नहीं करता। मेरा अपना बेटा, मेरा अपना पोता हमेशा साजिशें रचते रहे मुझे गिराने की। क्या वे ही हो सकते हैं? वही होंगे।
श्रीमान अर्णव ने खुद स्वीकार कर लिया। यह तो बिल्कुल दुष्टता है और फिर भी दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इंसान कितना बुरा हो सकता है। कहते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। मेरा कहना है अपने ही बेटे से सावधान रहना पड़ता है। दादाजी, मेरा यह इरादा नहीं था। दादाजी, यह सब बटलर ल्यू का किया धरा है। सारी योजना उसी की थी। सारा दोष उसी पर है। तुम क्या बक रहे हो दमन? मैंने जो कुछ किया, क्या यह सब तुम्हारे सीईओ के पद के लिए नहीं था? मुझे उसकी परवाह नहीं। वह सीईओ का पद मैं उसके लायक हूं ही नहीं। दादाजी, आप कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अब से मैं शांत रहूंगा और बस एक अमीर तीसरी पीढ़ी का वारिस बनकर रहूंगा। तुम चालाक हो ना? बिल्कुल सही पिताजी। यह सब बटलर ल्यू का काम था। वही मुख्य भड़काने वाला था। उसने किसी तरह का आत्मा विदारक अमृत बनाया। उससे जलन थी हमारे परिवार की दौलत से। वह गिराना चाहता था हमारे पूरे परिवार को। पिताजी, आप बिल्कुल उसे बचने नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, आप उसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले मरने की कोशिश करने की? लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं तुम सबको अपने साथ नर्क भेजूंगा। श्रीमान अर्णव, मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत बड़ा राज है। तुम कहना चाह रहे हो कि दमन तुम्हारा बेटा है ना? तुम्हें कैसे पता चला? दादाजी, आपको पता था? श्रीमान अर्णव, दमन मेरा अपना खून है। वह आपके परिवार की सेवा करता रहा है, एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह 20 साल से भी ज्यादा समय से। मुझे बताओ, उसके असली पिता के तौर पर यह देखकर क्या मुझे गलत महसूस करने का हक नहीं है? दमन उसका बेटा है। यह सच नहीं है। नहीं प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, तुम बस करो शब। तुम्हें पता था? तुम्हें हमेशा से पता था तुम्हारा असली पिता कौन है। तुम सबको पता था और तुमने यह सिर्फ मुझसे छुपाया। तुमने मुझे कलंकित पति बनाया 20 साल से भी ज्यादा समय तक। तुम छोटे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम हारने वाले। मैंने इतनी मेहनत की है इन सभी सालों तुम्हारी सेवा करने में, तो क्या हुआ अगर मैंने धोखा दिया? और इसमें गलत क्या है? मैंने बस वही किया जो एक गलती है जो हर कोई करता है। इसके अलावा अगर तुमने पहले धोखा नहीं दिया होता तो मैं कैसे बच्चे को तुम पर थोप पाती? आखिरकार तुम्हें वही मिला जिसके तुम हकदार थे। अगर तुम्हारा परिवार बस चुपचाप रहता तो मैं तुम सबको आराम की जिंदगी दे सकता था, लेकिन तुम लोगों को लालच ही करना था। तो मुझ पर दोष मत डालना जब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊं। पिताजी, दादाजी, गार्ड, हत्या के आरोप में इन चारों को थाने ले जाओ। पिताजी, मैं आपका अपना बेटा हूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, बस इन्हें ले जाओ। इतने शुभ अवसर पर इन्होंने सबके सामने तमाशा कर दिया। चलो शादी आगे बढ़ाते हैं। दादाजी, दिव्य भविष्यवक्ता के लिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। हाँ दादाजी, हमने छवि के गुरुजी को बुलाया था पर वे अभी तक नहीं आए। थोड़ा और रुक लेते हैं। मेरी प्यारी शागिर्द, मैं तुम्हारी शादी की शुभकामनाएं देने आया हूँ। अंधे बूढ़े आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुरुजी, मैंने अपना नियति का साथी ढूंढ लिया है। हमारी शादी पूरी हो चुकी है। मेरा जीवन काल वापस आ गया है। मेरी नासमझ शागिर्द, तुम्हें ऐसी बातें इतनी लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। गुरुजी, मैं जयंत वेंस हूँ। हाँ, छवि का पति। अरे नादान, मेरी यही एक मूर्ख शिष्या है और तुमने उसे छीन लिया। अगर तुमने उसके साथ जरा भी बुरा बर्ताव किया इस जन्म में, उसके गुरु के तौर पर मैं अपनी सारी साधना आधार जला दूंगा ताकि तुम्हें पछताना पड़े। समझ गया गुरुजी। जैसे ही दिव्य भविष्यवक्ता आएंगे हम शुरू कर सकते हैं। इंतजार करने की क्या बात है? चलो अभी शुरू करते हैं। गुरुजी, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। लेकिन वो तो आ ही चुके हैं, क्या देरी है? वो बात कर रहे हैं नंबर 1 दिव्य भविष्यवक्ता की। विनम्र रहो, वे तुम्हारी बात नहीं कर रहे। बस एक खिताब है, कभी दोबारा सोचा भी नहीं। 3 दिन की दूरी पर गुरुजी, आप सचमुच और विनम्र हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे कबूल करना होगा वो अभी भी मैं ही हूँ, दुनिया का नंबर 1 मास्टर ज्योतिषी। बुजुर्ग गुरुजी, हम एक सच्ची जीवित किंवदंती का इंतजार कर रहे हैं, मार्शल आर्ट की दुनिया की। केवल वही मेरे पोते का इलाज कर सकता है, तो मुझे आपसे थोड़ा और इंतजार करने को कहना होगा। हम जो चाहे मानो। सबसे माफी चाहता हूँ, मैं रोहित हूँ। मुझे देर हो गई। श्रीमान रोहित, हमें आपका ठीक से स्वागत करना चाहिए था। आपको प्रज्ञाली। मेरी ओर से धृष्टता थी बिन बुलाए आने की। बस आज दिव्य भविष्यवक्ता आ रहे हैं, मैं बहुत बेचैन हूँ। अगर गुरुजी को मेरी किसी चीज के लिए जरूरत पड़ी और मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या होगा, इसलिए मैंने खुद ही आने का फैसला किया। वे अभी तक नहीं आए हैं तो कृपया बैठ जाइए। www। छवि, मैं तुम्हारी उस मुसीबत से बचाने की दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। ये कुछ भी नहीं था, सच में।
दिव्य भविष्यवक्ता। श्रीमान रोहित, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई दिव्य भविष्यवक्ता नहीं है। गुरुजी, मैं देर से आया। तुम फिर से क्यों घुटने टेके हो? चलो चलो उठो, जल्दी करो। दिव्य भविष्य वक्ता। मेरी शिष्य, यहाँ आओ। तुम लायक नहीं हो। तुम्हें तो अपने गुरु का खिताब भी नहीं पता, जो है नंबर 1 दिव्य भविष्यवक्ता। तुम इस दुनिया में कैसे टिकोगे? 20 साल से मैंने बस यही किया है कि तुम्हें अंधा बूढ़ा कहा है। मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे पास ऐसा शानदार किताब है? तो आप ही दिव्य भविष्यवक्ता हैं। आपसे मिलकर बहुत सम्मान हुआ। अच्छा, मैंने हमेशा कम प्रोफाइल रखी है। मैंने कभी अपने शिष्य के सामने डींग नहीं हाँकी। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, कृपया उसमें मौजूद विषैला परजीवी ठीक कर दीजिए। लायक नहीं। क्या? हैरान चेहरे क्यों हैं? मेरा मतलब है तुम सब लोग बिल्कुल बेखबर हो। खुद ही देख लो। मुझ पर विशैला परजीवी कहाँ है? अंधा बूढ़ा, तुम कमाल हो। तुमने इसे कब ठीक किया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। शुक्रिया गुरुजी। जयंत, क्या आप इस शुद्ध और दयालु परंतु अक्सर भुलक्कड़ बेवकूफ महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। छवि, क्या आप इस ईमानदार और साहसी परंतु सुंदर और आकर्षक पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? रुकिए गुरुजी, उसे सुंदर और आकर्षक कैसे कह सकते हैं और मुझे सिर्फ भुलक्कड़ और मूर्ख? अरे, मैंने अभी तक उसकी कमी नहीं देखी। कोई बात नहीं, बस हाँ रखो। अरे 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 काम। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करता हूँ। गुरुजी, फिर चुंबन वाला हिस्सा? मुझे यह कैसे पता नहीं चला? क्या आपके गुरुजी सचमुच अंधे हैं या सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहे हैं? वे सचमुच अंधे हैं। फिर वे क्या कर रहे हैं? बस उन्हें रहने दो।